जब मेरे अपने बेटे ने मेरे हाथ में वो नीली गोली रखी तो उसकी नज़रें झुकी हुई थी। उसने कहा, माँ, ये विटामिन है, खा लो। लेकिन मैंने उसे नहीं निगला। मैंने उसे चुपके से तकिए के नीचे छिपा दिया और यही वो पल था जिसने मेरी जान और मेरे पति की वसीयत दोनों बचा ली। उस रात घर में सन्नाटा था, लेकिन मेरे मन में तूफान चल रहा था। मेरा नाम सावित्री है, उम्र 62 साल। पिछले महीने ही मेरे पति, जिन्हें पूरा शहर मास्टर जी कहता था, हमें छोड़कर चले गए थे। उनके जाने के बाद मुझे लगा था कि अब मेरा सहारा मेरा बेटा अमित और मेरी बहू रिया ही है। लेकिन आज रात उस नीली गोली ने मेरे भरोसे की दीवार में दरार डाल दी थी। मैं अपने कमरे में लेटी थी, लेकिन नींद कोसों दूर थी। तभी बाहर हाल से फुसफुसाने की आवाज़ आई। वो अमित था। रिया, माँ ने दवाई खा ली? रिया की आवाज़ आई। हाँ, दे दी है। अब देखना, आधे घंटे में गहरी नींद में सो जाएगी। फिर हम आराम से वो पेपर्स ढूंढ सकते हैं। मेरे कान खड़े हो गए। पेपर्स? कौन से पेपर्स? मास्टर जी अपनी सारी जमीन जायदाद और घर के कागजात बैंक लॉकर में रखते थे, जिसकी चाबी मेरे पास रहती थी। लेकिन घर में कौन से पेपर छिपे थे? मैं दबे पांव उठी। पुराने जमाने का बड़ा सा घर था। लकड़ी के दरवाजे जरा भी सीधी आहट पर चू चू करते थे। मैंने अब बहुत सावधानी से दरवाजा थोड़ा सा खोला। अमित और रिया हॉल में दीवान के नीचे और अलमारी के पीछे कुछ ढूंढ रहे थे। अमित झुंझलाते हुए बोला, पापा ने जरूर वसीयत कहीं और छुपाई है। वकील कह रहा था कि अगर माँ को हमने मानसिक रूप से बीमार साबित कर दिया तो हम उनकी पावर ऑफ अटर्नी, मुख्तारनामा, अपने नाम करवा सकते हैं। फिर घर बेचने में कोई दिक्कत नहीं होगी। रिया हंसते हुए बोली, ये दवाइयाँ अपना काम कर रही हैं। कल जब डॉक्टर खन्ना आएंगे तो माँ वैसे भी सुध-बुध खो बैठी होगी। हम उन्हें पागल साबित करके किसी अच्छे से केयर होम में भर्ती करवा देंगे और फिर ये करोड़ों की हवेली हमारी। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो मेरा बेटा था, जिसे मैंने अपनी उंगली पकड़कर चलना सिखाया था। आज वो मुझे पागल साबित करके घर से निकालने की योजना बना रहा था। केयर होम तो बस एक बहाना था। असल में वो मुझे अपनी जिंदगी से हटाना चाहते थे। मैं वापस बिस्तर पर आकर बैठ गई। रोना चाहती थी, पर आंसू सूख चुके थे। तभी मेरी नज़र सामने दीवार पर टंगी मास्टर जी की तस्वीर पर गई। उनकी आंखों में वही चमक थी जो हमेशा रहती थी। मुझे याद आया, अपनी अंतिम सांसों के दौरान उन्होंने मुझसे एक बात कही थी, सावित्री, मेरे जाने के बाद अगर कभी तुम्हें लगे कि तुम हार रही हो तो अपनी रामायण खोलकर देखना। उसमें सीता की अग्नि परीक्षा का हल नहीं, सावित्री की ताकत मिलेगी। मैं तब समझ गई थी। मैंने कांपते हाथों से अलमारी खोली और मास्टर जी की पुरानी रामायण निकाली। उसके पन्ने पलटते ही एक बंद लिफाफा नीचे गिरा। उस पर लिखा था, सिर्फ तब खोलना जब अपनों पर से भरोसा उठ जाए। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने लिफाफा खोला। अंदर एक चिट्ठी थी और एक छोटी सी चाबी। चिट्ठी में मास्टर जी की लिखाई थी, सावित्री, मैं जानता हूँ कि अमित और रिया पैसों के पीछे भाग रहे हैं। बिल्डर का दबाव है, मैं समझ गया था। अगर तुम ये पढ़ रही हो तो इसका मतलब है उन्होंने हद पार कर दी है। डरो मत, ये चाबी स्टोर रूम में रखे मेरे पुराने संदूक के गुप्त तल की है। वहां तुम्हें वो हथियार मिलेगा जो तुम्हें बचाएगा। याद रखना, एक माँ ममता में पिघल सकती है, लेकिन अन्याय के खिलाफ उसे दुर्गा बनना ही पड़ता है। उस रात मुझे नींद नहीं आई, लेकिन सुबह तक मेरे अंदर की बेचारी माँ मर चुकी थी। अब सिर्फ एक औरत बची थी जो अपना आत्मसम्मान बचाना चाहती थी। दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि बुढ़ापे में माता पिता की सेवा करना बच्चों का धर्म है और जो बच्चे ऐसा नहीं करते उन्हें एक सबक मिलना चाहिए, तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ये कहानी हर उस घर की है जहां दीवारों के पीछे साजिशें रची जाती हैं। अगली सुबह मैं वैसे ही उठी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अमित नाश्ते की टेबल पर आया। माँ, आज आपकी तबीयत कैसी लग रही है? कल रात आप कुछ अजीब बर्ताव कर रही थी। मैंने उसकी आंखों में देखा और झूठ बोला, पता नहीं बेटा, सिर बहुत भारी है, कुछ याद नहीं आ रहा कल क्या हुआ। रिया ने अमित को इशारा किया। उसकी चाल कामयाब हो रही थी। दोपहर को डॉक्टर खन्ना आए। ये वही डॉक्टर थे जिन्हें अमित ने पैसे खिला रखे थे। डॉक्टर ने मुझसे कुछ सवाल पूछे। माता जी, आज तारीख क्या है? आपके पति का नाम क्या है? मैं जानबूझकर गलत जवाब देती रही। मैंने कहा, मेरे पति, वो तो अभी स्कूल गए हैं पढ़ाने, जबकि वो गुजर चुके थे। अमित ने मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए कहा, देखो डॉक्टर, माँ की हालत, पापा को गए महीना हो गया और ये उन्हें जिंदा मान रही हैं। डॉक्टर ने पर्चे पर कुछ लिखा और कहा, डायमेंशिया, भूलने की बीमारी के लक्षण है। इनकी जिंदगी दिमागी हालत ठीक नहीं है। अमित जी, आपको जल्द ही इनके कानून अधिकार अपने हाथ में लेने होंगे, वरना यह खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। अमित ने एक कागज मेरी तरफ बढ़ाया। माँ, ये डॉक्टर साहब ने कुछ रूटीन चेकअप के लिए फॉर्म दिया है, यहाँ अंगूठा लगा दो। ये पावर ऑफ अटर्नी के कागज थे। मुझे पता था, अगर मैं उस पर अंगूठा लगा देती तो मेरा घर, मेरी जमीन, सब अमित के नाम हो जाता और मैं सड़क पर होती। मैंने कहा, बेटा, मेरा चश्मा नहीं मिल रहा और आज हाथ बहुत कांप रहे हैं।
कल कर दूं? रिया चिढ़ गई। माँ जी, बस एक निशान ही तो लगाना है। मैंने जिद पकड़ ली। नहीं, आज अमावस्या है। आज मैं कोई शुभ काम या लिखा पढ़ी नहीं करती, कल सुबह करूंगी। धर्म का बहाना सुनकर वो चुप हो गए। उन्हें लगा कि शिकार तो जाल में फंस ही चुका है, एक दिन और सही। उस दोपहर जब वो दोनों बाहर गए, मैं स्टोर रूम में गई। धूल भरे संदूक को उस छोटी चाबी से खोला। संदूक के निचले हिस्से में एक फाइल थी और एक छोटा सा काले रंग का डिजिटल वॉइस रिकॉर्डर था। साथ ही एक वसीयत की कॉपी थी। मैंने वसीयत पढ़ी और मेरी आंखों से झरझर आंसू बह निकले। मास्टर जी ने सब कुछ पहले ही भांप लिया था। वसीयत में साफ लिखा था, ये घर और जमीन मेरी पत्नी सावित्री देवी के नाम रहेगी। मेरे बेटे अमित का इस पर कोई अधिकार नहीं होगा जब तक सावित्री जीवित है, और अगर सावित्री को किसी भी कारणवश मानसिक रूप से अस्वस्थ घोषित किया जाता है तो ये सारी संपत्ति स्वतः ही मास्टर जी जन कल्याण ट्रस्ट को दान कर दी जाएगी और अमित को 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। मास्टर जी ने अमित के लालच को जड़ से काटने का इंतजाम कर रखा था, लेकिन अब मुझे अमित का असली चेहरा दुनिया के सामने लाना था। अगले दिन रविवार था। अमित ने घर पर कुछ रिश्तेदारों और पड़ोसियों को बुलाया था। उसका मकसद था सबके सामने मेरी पागलपन की हालत दिखाना, ताकि कल को कोई ये न कहे कि उसने धोखे से साइन किए। हॉल में सब बैठे थे, मेरी ननद, पड़ोस के शर्मा जी और कुछ रिश्तेदार। अमित ने सबको दुखी होकर बताया, आप लोग तो जानते ही हैं, पापा के जाने के बाद माँ का दिमागी संतुलन बिगड़ गया है। कल डॉक्टर ने भी जवाब दे दिया। अब इनकी देखभाल के लिए मुझे और रिया को ही सारे फैसले लेने होंगे। सबने सहानुभूति दिखाई। हाँ बेटा, बुढ़ापा बहुत खराब चीज़ है। तुम बहुत अच्छे बेटे हो जो इतनी सेवा कर रहे हो। रिया ने फिर वही कागज और इंक पैड मेरी तरफ बढ़ाया। माँ जी, अब तो सब है। डॉक्टर ने कहा है इलाज शुरू करने के लिए आपको साइन चाहिए, आपके साइन चाहिए। लगा दीजिए अंगूठा। पूरा कमरा शांत था। सब मेरी तरफ देख रहे थे, एक बेबस, लाचार और कथित रूप से पागल बुढ़िया। मैंने कागज में हाथ में लिया, फिर धीरे से उसे मेज पर रख दिया। मैं अपनी जगह से उठी और एकदम सीधी खड़ी हो गई। मेरे चेहरे से वो बीमारी और लाचारी का नाटक गायब हो चुका था। मैंने तेज और साफ आवाज में कहा, अमित, अंगूठा लगाने से पहले क्या मैं सबको वो विटामिन की गोली दिखा सकती हूँ जो तुम और रिया मुझे रोज खिला रहे हो? अमित का चेहरा पीला पड़ गया। माँ, आप क्या बोल रही हैं? आप बैठिए। मैंने अपनी साड़ी के पल्लू से वो नीली गोली निकाली और मेज पर रख दी। शर्मा जी, मैंने पड़ोसी की तरफ देखा, आप तो केमिस्ट हैं, जरा देखकर बताइए, ये विटामिन है, ये नींद और दिमाग शून्य करने की दवाई? शर्मा जी ने गोली उठाई और चौंक गए। ये तो बहुत हैवी सिडेटिव नशीली दवा है। यह तो पागलों को शांत करने के लिए दी जाती है। सावित्री भाभी को ये कौन दे रहा है? कमरे में सन्नाटा छा गया। रिया पसीने पसीने हो रही थी। अमित हकलाने लगा, वो डॉक्टर ने। मैंने अपनी बात नहीं रोकी। मैंने वो छोटा सा रिकॉर्डर निकाला जो मास्टर जी ने संदूक में छोड़ा था। असल में वो रिकॉर्डर मैंने कल रात अपने तकिए के नीचे ऑन करके रखा था जब वो दोनों मेरे कमरे के बाहर बात कर रहे थे। मैंने प्ले बटन दबाया। पूरे हॉल में रिया की आवाज़ गूंज उठी। हाँ, दे दी है। अब देखना, आधे घंटे में गहरी नींद में सो जाएंगी। हम उन्हें पागल साबित करके किसी अच्छे से केयर होम में भर्ती करवा देंगे और फिर ये करोड़ों की हवेली हमारी। रिश्तेदार सन्न रह गए। मेरी ननद ने गुस्से में खड़े होकर रिया को एक तमाचा मारने के लिए हाथ उठाया, पर मैंने रोक दिया। नहीं दीदी, मैंने कहा, हाथ गंदा करने की जरूरत नहीं है। मैंने वो नई वसीयत निकाली और अमित के सामने फेंक दी। तुम्हारे पिता जानते थे कि तुम क्या बन चुके हो। पढ़ो इसे। जिस जायदाद के लिए तुम अपनी माँ को पागल घोषित करने चले थे, वो जायदाद अब तुम्हारी हो ही नहीं सकती। अगर मैं पागल साबित हुई तो ये सब ट्रस्ट में चला जाएगा, और अगर मैं ठीक हूँ तो ये मेरा है। दोनों ही सूरतों में तुम हार चुके हो। अमित मेरे पैरों में गिर पड़ा। माँ, गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहक गया था। रिया भी रोने का नाटक करने लगी। मैंने अपने पैर पीछे खींच लिए। मेरा दिल टूट रहा था, पर मैं अब वो सावित्री नहीं थी जो चुपचाप सह ले। मैंने कहा, एक माँ बेटे की हर गलती माफ़ कर सकती है। अमित, अगर तुमने पैसे मांगे होते तो मैं हंस कर दे देती, लेकिन तुमने मेरे भरोसे का कत्ल किया है। तुमने मुझे जीते जी मारने की कोशिश की। ये घर मेरा है और मैं अब इस घर में उन्हीं लोगों के साथ रहूंगी जो मेरा सम्मान करते हैं। मैंने दरवाजे की तरफ इशारा किया। निकल जाओ मेरे घर से अभी। रिश्तेदारों पड़ोसियों के सामने वो बेइज्जत होकर अपना सामान समेटने लगे। पुलिस बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि समाज की नज़रों में गिरना पुलिस की लाठियों से ज़्यादा दर्दनाक होता है। उसके उनके जाने के बाद घर खाली हो गया। सन्नाटा था, लेकिन वो डरावना नहीं था, वो शांति थी। मैंने मास्टर जी की तस्वीर के आगे दिया जलाया। आज मैं उस घर में अकेली रहती हूँ, लेकिन तन्हा नहीं हूँ। मैंने घर के नीचे वाले हिस्से में गरीब बच्चों के लिए एक ट्यूशन सेंटर खोल दिया है। मास्टर जी का नाम रोशन हो रहा है। दोस्तों, मेरी कहानी से अगर आपको एक भी सीख मिली हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
याद रखिए, माता पिता होना हमारी कमजोरी नहीं, हमारी ताकत है। जायदाद के कागज, वसीयत और अपने कानूनी अधिकार, इसके बारे में हर बुजुर्ग को पता होना चाहिए। पावर ऑफ अटर्नी, POA, कभी भी आंख बंद करके साइन ना करें, और अगर घर में कुछ अजीब लगे तो चुप ना रहें। प्यार अंधा होता है, पर इतना अंधा भी नहीं होना चाहिए कि वो आपको ही खाई में धकेल दे। सावधान रहें, सतर्क रहें। आप इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या मैंने अपने बेटे को घर से निकाल कर सही किया, या मुझे उसे एक और मौका देना चाहिए था? कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें, और ऐसी ही सच्ची और सीख देने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।